सवाल पब्लिक का शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। इस शो की दो खास बातें मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इस शो में कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा होने पर वो एलडीटी यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ जाता है और टाइम्स नाउ नव भारत की फैक्ट चेक टीम फैक्ट को करेक्ट कर देती है। और दूसरी बात यह है कि इस शो में सवाल सीधे पब्लिक पूछती है, यानी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं अपने मोबाइल कैमरे से। 15 सेकंड में आप सवाल रिकॉर्ड करिए और आपको जो 3 तरीके हैं सवाल भेजने के वो भी हम बता रहे हैं। या तो आप 15 सेकंड का ये वीडियो रिकॉर्ड करके हमें 8097471285 पर भेज दें। इसके अलावा आप हैशटैग सवाल पब्लिक का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और फेसबुक पर पेज पर जाकर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। अब आज के शो के मुद्दे पर आती हूं। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरवाद पर सीधा प्रहार किया। सबसे पहले आपको सुनवाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री की आपने ये पूरी बात सुनी, यानी प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कट्टरवाद को उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती बताया और अफगानिस्तान का नाम भी लिया। पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या कहा। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री की बात में अपना एक नया एंगल ढूंढ लिया। क्या उन्होंने कहा, पहले सुनिए। देखिए, हमारी एक सलाह होगी प्रधानमंत्री जी को कि कट्टरपंथी हमारे देश में भी पनप रहे हैं, उन पर भी उनको चिंता व्यक्त करनी चाहिए समय समय पर। और देश के अंदर भी भारत को एक उदाहरण पेश करना चाहिए दुनिया में कि हमारे यहाँ इस तरह के जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उनको पनाह नहीं दी जाएगी, उनका समर्थन नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस में जिस तरह से ये स्टेटमेंट आपने तारिक अनवर का सुना, तारिक अनवर कोई हल्के नेता नहीं है, वो पार्टी के महासचिव हैं और अगर वो कुछ कहेंगे तो उसे सिर्फ उनकी निजी राय के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सवाल पब्लिक का यह है कि तालिबानी कट्टरपन आतंकवाद का क्या बदला चेहरा है और कट्टरवाद पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी तालिबानी कट्टरपंथ पर भी आखिर एंगल क्यों ढूंढ लेती है, और आज इसी के इर्द गिर्द सवाल पब्लिक का में आप देखेंगे ये पूरी चर्चा, जिस पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय सबसे पहले उनसे करवा दें। बीजेपी से हमारे साथ शाजिया इल्मी इस वक्त आ गई हैं। डॉक्टर शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। डॉक्टर रहमानी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने आज जो स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो कट्टरपंथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, इस पर किसी को भी कोई परेशानी क्यों होनी चाहिए? देखिए, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है अपने यौम पैदाइश के मौके पर एससीओ के 21वें प्लेनरी सेशन में, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो पिछले हफ्ते नसीरुद्दीन शाह साहब ने मॉडरेट इस्लाम की बात की थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम की बात की थी, ये उससे कहीं ना कहीं मुतासिर उनका बयान है। कट्टरवाद को किसी भी सोसाइटी में पूरी दुनिया में कबूल नहीं किया जा सकता।
लेकिन कट्टरवाद को अगर आप सिर्फ एक मजहब से, एक दीन से जोड़ देंगे या एक मुल्क से, अफगानिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान का इशू है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं होना है, पर्टिकुलरली हमारे रीजन पे कहीं ना कहीं होना है, लेकिन आप उसको जब इस्लाम से भी जोड़ देंगे तो फिर मैं कट्टरवाद की बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। जहां 1990 और 96 में तालिबान का कट्टरवाद सारी दुनिया ने देखा और उसकी कड़वाहट महसूस की, वहीं 2001 में जो क्रूसेड के नाम से कट्टरवाद शुरू हुआ और 20 साल उसने अफगानिस्तान को परेशान रखा, उसे भूलना नहीं चाहिए। नहीं, अफगानिस्तान के हालात, जो कट्टरवाद इख्तियार अफगानिस्तान के हालात क्या, अफगानिस्तान के हालात क्या चिंताजनक नहीं होने चाहिए? हमारे देश में जो कट्टरवाद रहमानी साहब, अफगानिस्तान के हालात क्या चिंताजनक नहीं होने चाहिए? मेरा आपसे एक सवाल है, अफगानिस्तान के हालात क्या चिंताजनक नहीं है देश के लिए और दुनिया के लिए? सारी दुनिया में जिन परिस्थितियों में तालिबान की वापसी हुई है, जितने हथियार उनके पास मौजूद हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का उन्हें समर्थन है, नहीं, मुझे सर मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि जब आप अफगानिस्तान के हालात पर, रहमानी साहब, जब आप अफगानिस्तान के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसमें जो किंतु परंतु लग रहा है, सवाल उस पर पहले से हम चिंतित हैं अफगानिस्तान को लेके, लेकिन वो चिंता किंतु और परंतु के साथ क्यों है? किंतु परंतु तो इसलिए लगेगा ना जब आप किसी एक को टारगेट करेंगे। कौन टारगेट हो रहा है? आप जो असल कट्टरवाद को भूल के और एक ही कट्टरवाद पर आएंगे, मेरा ख्याल है अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, उसके कट्टरवाद की आप बात नहीं करेंगे। किसको टारगेट, कौन टारगेट पर है? मुल्क है, 60,000 तालिबान है। नहीं, प्रधानमंत्री ने किसको टारगेट किया सर? क्लियर बोलिए। खत्म नहीं कर सकेंगे। अगर आप टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं तो किसको टारगेट किया सर? खत्म नहीं किए जाएंगे। टारगेट पर कौन था सर? 85 बिलियन के हथियार उनके हाथ में देख के आ जाएंगे तो चिंता का विषय होगा। टारगेट पर कौन था? बात क्लियर करिए ना, टारगेट पर कौन था? क्या आप जिम्मेदार? अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये प्रधानमंत्री का नाम लेकर आप कह रहे हैं तो उनके टारगेट पर कौन था, ये बताइए तो सही। हथियार छोड़ के जा रहे। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन टारगेट पर जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो कट्टरपंथ था। सोफिस्टिकेटेड जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो कट्टरपंथ था सर, कट्टरपंथ शब्द था। और क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में सर, आपने अपने वक्तव्य में कहा, जिस बात से आपने शुरुआत की कि प्रधानमंत्री ने नसरुद्दीन शाह साहब के स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एससीओ में जो है कट्टरपंथ को लेकर बयान दिया, तो मैं थोड़ा सा यहां पर आपकी नॉलेज दुरुस्त करना चाहूंगी। मेरे पास इस वक्त उनके बयानों की एक फहरिस्त है हाथ में। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की और कहा कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जून 2019 में उन्होंने ये कहा, पीएम बनने के बाद वो मालदीव पहुंचे थे और वहां की संसद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर हमला बोला। और 15 अगस्त 2021 का भी स्टेटमेंट अगर आप देखें, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात कर रही हूं मैं, प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवादी नीति के लिए चीन और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत दोनों चुनौतियों पर करारा जवाब दे रहा है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या देश की ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है मध्य एशिया पर, और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए और क्या इसे एक बड़े चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? चिंता है, ठीक है, चाहिए नहीं, चिंता है। अवनीश जी रिस्पॉन्ड करेंगे। चिंता का विषय है। मैं साफ कहता हूं, अवनीश जी, जो प्रधानमंत्री ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से बयान दिया, क्यों नहीं उसे एक बड़ी तस्वीर के रूप पर एक खुले चश्मे से देखा जाता है? मैं मीनाक्षी जी 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के पश्चात एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी ना बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं होता। उन्होंने कहा विकास की सारी चीजें रुक जाती हैं अगर आतंकवाद पर हम कब्जा नियंत्रण नहीं कर पाते। और तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपको बता दूं, हथियार खतरनाक नहीं है। हथियार तो एक सैनिक, बॉर्डर पर सैनिक खड़ा हुआ उसके हाथ में भी है। खतरनाक वो दिमागी सोच है, वो दिमागी सोच है जिसके हाथ में है, जो अपने ही देश के उन लोगों पर शरिया के नाम पर कोड़े बरसा रहा है, बंदूकों से उड़ा रहा है। वो है खतरनाक सोच। उस खतरनाक सोच के बारे में बोला। आपको हथियार बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, एक बात। असली बात क्या है? असली बात यह कि अब तक शोएब जमोइया, बाकी तमाम लोग या बाकी पार्टियों के लोग बोले नहीं साहब, भारत का रुख साफ नहीं है साहब।
भारत को अपनी कूटनीति के तहत, विदेश नीति के तहत जितना बोलना चाहिए उतना बोला, जिस मंच पर बोलना चाहिए उस मंच पर बोला। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी यही कहा कि हम तालिबान कोई सरकार नहीं है, व्यवस्था है, एक व्यवस्था क्या अव्यवस्था है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जिस तरीके से अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर अपने बयान दिया है, उससे शायद इन लोगों के मन में तो नहीं आएगा, लेकिन जो लोग ये सोचते थे कि बोले क्यों नहीं, वो भी अब समझ जाएंगे कि बिल्कुल हमारी स्पष्ट नीति है, किसी भी तरीके से आतंकवाद को स्वीकार करने की स्थिति में। डॉक्टर शोएब जमाई, ठीक है, डॉक्टर शोएब जमाई, अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की वापसी हुई है, बंदूक के दम पर जिस तरह से तालिबान लौटा है, तो ऐसे में अगर उस पर प्रधानमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए बात हो रही है, ठीक है रहमानी साहब प्लीज एक बार सारे गेस्ट बोल लें, फिर आप उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ये चिंता का विषय क्यों नहीं होना चाहिए शोएब जमाई, और इसमें जो ये किंतु परंतु लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहें, और ये भी उम्मीद करता हूं कि वो देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे। अब आते हैं आपके सवाल पर मीनाक्षी जी। मैं यकीनन इस बात को मानता हूं कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से कई जगह हमें एक्सट्रीमिज्म ताकतों को उभरते हुए देखा है, और जिसको करब करने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिलेक्टिव कंडेमनेशन की होती है। जब हम लोग एक्सट्रीमिज्म पे कंडेम करते हैं तो बहुत सिलेक्टिव अप्रोच, एक टारगेट ऑडियंस बेस्ड पर करते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमें सॉल्यूशन, वी शुड बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इसके लिए हमें तमाम तरह के एक्सट्रीमिज्म की चर्चा करनी होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने एससीओ के समिट में एक्सट्रीमिज्म की चर्चा की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होने चाहिए मीनाक्षी जी, अभी कुछ ही दिन पहले 9/11 की जब 20th एनिवर्सरी हुई, तो दुनिया के जिन टॉप 50 यूनिवर्सिटियों ने जब कभी इस्लामिक चरमपंथियों की चर्चाएं करते थे, आज वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व या ग्लोबल हिंदुत्व टेररिज्म की चर्चा कर रहे हैं। और उन्हीं बुद्धिजीवी जो दुनिया भर में इन प्रोपेगेंडा को लेके गए इस्लामिक चरमपंथ का, वही आज इसके चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत माकूल वक्त है। कितने मामले हैं इसके चर्चा करने की? कितने मामले हैं? ठीक है, मैं सोच रही थी कि मुझे ये लग रहा था सर, ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि जब आप एक तरफ इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उसको धर्म के एंगल से ना देखा जाए, धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, और अब जब आप खुद ही कह रहे हैं ग्लोबल हिंदुत्व टेररिज्म जैसे शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मामले आपको मालूम है? बताइए, लिस्ट करिए। चलिए आज ठीक है, लिस्ट करते हैं ना। चलिए मुझे टॉप 6 या 7 मामले बताइए आप। जी, कितने मामले हैं बताइए। मालेगांव ब्लास्ट हुए, उसमें यहाँ से किसी हिंदुत्व ब्रिगेड का, सैफरन ब्रिगेड, ठीक है, आपने मामला उठाया, कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया? एक्सप्रेस ब्लास्ट में यही, ठीक है, मालेगांव पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया सर? असीमानंद इसके देश की अदालत ने, न्याय के मंदिर ने क्या फैसला दिया उस पर? सुनिए ना मैडम, सुन लीजिए। सर, अगर आप एक फैक्ट रखेंगे तो मैं भी आपको मैं उस फैक्ट का मैं दूसरा पहलू भी आपको बताऊंगी ना। बड़े विपन के ठीक है, अरे सर प्रज्ञा सिंह, ठीक है, चलिए, आपने आरोपी रही हैं। सर मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पूछा, आप मुझे गिनाइए कितने मामले हैं, आप गिनाइए। एक तरफ बात हो रही है कि धर्म के एंगल से ना देखा जाए, तो आपने अगर कहा है तो आप मामले गिनाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, सवाल पब्लिक का में अगर हमारा कोई भी मेहमान कोई गलत फैक्ट या कोई गलत तथ्य रखता है तो वो सीधे सीधे लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आता है। सब पे कॉमन फैक्टर हिंदुत्व आ जाता है। शोएब साहब, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के दायरे में इस वक्त हैं। आपका हम फैक्ट चेक करेंगे सर, आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका फैक्ट चेक करेंगे और सही पिक्चर देश के सामने रखेंगे। शहजाद पूनावाला, बात सब करते हैं, ठीक है सर, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के अभी दायरे में है, मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद पूनावाला, बात यहां पर सब करते हैं कि धर्म के चश्मे से ना देखा जाए किसी भी कट्टरवाद की और आतंकवाद की घटना को, लेकिन अंत में होता वही है, क्योंकि राजनीति में सबको सूट यही करता है।
नहीं, आप खुले चश्मे की बात कर रहे हैं, कम से कम नारंगी चश्मा हटा के देखिए। मीनाक्षी जी, सर हम हिंदुस्तान के चश्मे से देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं हिंदुस्तान के तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं, उन 3 रंग के चश्मों से देख रहे हैं सर जी ने जो ये सर हिंदुस्तान के तिरंगे में जो 3 रंग हैं, उन 3 रंग के चश्मे से देख रहे हैं। शहजाद पूनावाला, क्यों धर्म का एंगल जोड़ लेते हैं बाकी सब लोग इसमें, बताइए किसके लिए कहा, बताइए। मोहन भागवत जी ने, उनकी बात तो मान लीजिए ना, बताइए सर। शोएब जामाई की बातों को मैंने पूरा सुना, मैंने तस्लीम रहमानी की भी बातों को सुना। अब मेरी बात करने का समय है तो वो मुझे ये कर्टसी एक्सटेंड नहीं कर रहे। शुक्रिया। मीनाक्षी जी, आज जो प्रधानमंत्री ने SCO समिट में कहा, मुझे लगा कि आज तो हर एक पैनलिस्ट उसके समर्थन में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सहिष्णु, संयमित और जो समावेशी परंपराएं हैं इस्लाम में, उसको विकसित करने की, बढ़ाने की, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और कट्टरपंथी को उन्होंने कतई इस्लाम के साथ नहीं बल्कि तालिबान के साथ ज़रूर जोड़ा। तो आज क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं कि इस्लाम में समावेशी और सहिष्णु परंपराएं नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, या वो कहना चाहते हैं कि तालिबान ही इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है? मेरी समझ के बाहर है कि आज प्रधानमंत्री के इन बातों का विरोध क्यों हो रहा है। और प्रधानमंत्री को जो आपने उनकी हौसला अफजाई की, तो मैं तो कहूंगा कि 2 करोड़ 25 लाख टीके आपने लगाए कोरोना के खिलाफ। देखिए, मैंने बीच में किसी की नहीं बोला मीनाक्षी जी, डिबेट की एक मर्यादा और परंपरा होती है कि हम एक दूसरे की बातों को सुने। मीनाक्षी जी, यदि ऐसे डिबेट को खराब करना है तो मुझे भी बड़ी तरकीबें आती है। उसके बाद जिनको बोलना है वो बोले। ठीक है, शोएब जमाई बोलेंगे, हमारे साथ शाजिया भी जुड़ गई हैं। शहजाद कंप्लीट करिए। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री से कहूंगा, प्रधानमंत्री से कहूंगा कि जैसे उन्होंने आज कोरोना के खिलाफ 2.5 करोड़ लगभग टीके अब लग रहे हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भी टीके लगाने जरूरी है। पर दिक्कत की बात यह है मीनाक्षी जी कि ये जो इस्लामोफोबिया मंडली है, आज तो उनको तमाचा पड़ गया कि इस्लाम और आतंकवाद को जोड़ा नहीं है। दूसरा, जो तालिबान को बचाओ और तालिबान दिलदार, मेरा यार तालिबान जो करते, तालिबान का PR, मतलब जो वहां पे बंदूकधारी है और यहां पर माइकधारी तालिबान। जैसे ही तालिबान किसी मंच पर उसका पर्दाफाश होता है, ये तस्लीम रहमानी जैसे लोग उसके बचाव में क्यों आ जाते हैं? ये तस्लीम रहमानी जी से एक बार पूछिएगा जरा कि तालिबान महिलाओं पर उत्पीड़न करता है या नहीं करता है, इसके बारे में आपको कोई प्रूफ चाहिए क्या? क्या आप मानते हैं कि वो करता है? एक सेकंड में तस्लीम रहमानी जी से चर्चा कर रहा हूं, आप बीच में क्यों कूद पड़े? आप भी तालिबान के प्रवक्ता नियुक्त है क्या? ये तस्लीम रहमानी वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा है अस मतलब हम तालिबान के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तालिबान एक इस्लामिक आतंकवादी तंजीम है या नहीं है? उनकी राय में मैं पूछना चाहता हूं। और नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये वैशीपन का जश्न मनाना बंद कीजिए, ये सदियों से चला आ रहा वैशीपन है। तो क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? ठीक है। और आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, तस्लीम रहमानी, क्या इस्लाम में समावेशी परंपराएं नहीं है? ठीक है या ना? यूनाइटेड नेशन में आप रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है। शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, ठीक है, आप शोएब जी बोलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे शाजिया के पास जाना है। शोएब जी, बस एक यहाँ पर करेक्शन मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, प्लीज सुनिए। शोएब जमाई प्लीज सुनिए, थोड़ा सा दूसरों को भी सुन लीजिए। आपने जब हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हुए मालेगांव का जिक्र कर डाला, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि मालेगांव की सुनवाई में हिंदू टेरर का इस्तेमाल कोर्ट ने नहीं कहा। ये कानून की अलग बात है, सियासत की अलग बात है। तो फैक्ट चेक में यहां तो आप गलत पाए गए। अब सवाल ये है, जो मैं बड़ी तस्वीर की बार बार बात कर रही हूं, शोएब जमाई जी ठीक है आप कंप्लीट करिएगा। मैं जब बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूं, सर सुनिए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिएगा ना, फिर आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी आज की स्पीच में, शोएब जमाई साहब, प्रधानमंत्री ने अपनी आज की स्पीच में कट्टरवाद शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उस पर कंसर्न जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी SCO के जो देश हैं उन्हें उस पर एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तो इस पर आपत्ति क्या है सर? आपत्ति क्या है इस पर? मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक डबल स्टैंडर्ड है, इसी वजह से हम आपत्ति जता रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड ये है कि आपकी अध्यक्षता में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास करती है 13 देशों के साथ, तो आपने तालिबान को मान्यता दी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप तालिबान के साथ होते हैं। आप दोहा में बात, बिल्कुल झूठ बात है, ये सरासर झूठ बात है। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए इनका।
ये सरासर झूठ बात है। तालिबान को कोई मान्यता नहीं दी गई है, ना किसी भारत के द्वारा प्रस्तावित रेजोल्यूशन में, ना किसी। ठीक है, शाजिया हमारे साथ हैं, झूठ मत बोलिए। शाजिया जवाब दीजिए। अच्छा, कहाँ मान्यता? क्यों लग रहा है शोएब जमुई साहब को कि तालिबान को मान्यता मिल गई है? बताइए शाजिया। सवाल सरकार का रवैया तालिबान के प्रति इतना नरम, ठीक है, ये सरासर झूठ चलेगा मैडम। शाजिया बताइए। शोएब जमुई आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का रवैया बड़ा सॉफ्ट है तालिबान पर, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई झूठ बोल रहा है या हवाई बातें कर रहा है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। तो मुझे लगता नहीं हमें ऐसी बातों का, जो लोग या तो कम अकली है या जानबूझ के अपने को दिखाते हैं कि वो कम जानते हैं या जानबूझ के झूठ बोलते हैं, तो उनका तो उसके पास तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में क्या रवैया रहा है। रिजोल्यूशन पास करने में भारत नहीं था साथ। भाई साहब चुप रहिए, भाई साहब नहीं, ये क्या इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दिया साजिया जी, आप बताइए। मैं ऐसे नहीं बोल सकती। ठीक है शोएब जमुई प्लीज, बाकी पैनलिस्ट भी है ना, वो भी बात करेंगे। आपको मैं 2 बार मौका दे चुकी हूँ सर। ठीक है शाजिया, आप कंप्लीट करिए, फिर मुझे पब्लिक के सवाल लेने हैं। शोएब जमुई प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी पैनलिस्ट को भी बात करने दीजिए। ठीक है प्लीज शोएब जमुई। शोएब साहब, 2 फैक्ट तो आप ऐसे बोल चुके हैं यहाँ पर जो फैक्चुअली गलत हैं, जिनका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। शाजिया कंप्लीट करिए। शोएब साहब, सबने सुना है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारी प्रेसिडेंसी में क्या कहा गया है तालिबान के बारे में, कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आतंकवाद के लिए, किस तरह से कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं किया जाएगा। अभी सरकार बनी है, फॉर्मेशन हुआ है, हम देख रहे हैं वहां पे क्या हुआ है बरादर के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ। पूरी दुनिया सकते में है, आप सकते में नहीं है, पता नहीं क्यों, पर पूरी दुनिया सकते में। तो अब वो अलग बात है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप बनाते रहते हैं, और जो नफरत की मजमुआ जो आप फिर बोल रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं, आप मैं एंकर साहिबा से कहूंगी। ठीक है, मैं एंकर साहिबा से शोएब जमुई साहब अपने हलफ पर देखिए, आपका हलफ जो है ना, उसको थोड़ी राहत की जरूरत है। और हमारे कानों को भी, तो हमारे अपने हलफ को और हमारे कानों को थोड़ी राहत दीजिए और बोलने दीजिए। तो हम आपसे सबसे पहले कहना चाहेंगे कि ये जो आप तालिबान कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं आप कितना नुकसान कर रहे हैं। और जिस कौम की आप बात करते हैं, आप बार बार मुसलमान की, क्योंकि आपने आइडेंटिटी जो है ना हिंदुस्तान के मुसलमान की, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने इस्लामिक आइडेंटिटी बना दी है। वो सोशल आइडेंटिटी नहीं है, वो सिविक आइडेंटिटी नहीं है। और इसकी वजह से आपने इतना नुकसान किया है, जिस नुकसान को अंडू ये सरकार कर रही है। शिक्षा की बात कर, पढ़ाई लिखाई की बात कर, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है। और आप सिर्फ गुलाम रहे हैं उन पार्टियों के, और सियासी चारा बनाना चाहते हैं आप मुसलमानों को। तो मेरी सोच बिल्कुल अलग है, और मैं खुदा के वास्ते आपसे कहती हूँ कि सीधे साधे गरीब मुसलमानों को इस कट्टरपंथ के रास्ते पे आप ना ले जाइए। इस बेवकूफी के, इसीलिए बार बार बड़ी तस्वीर की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए बार बार बड़ी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। मैं अपनी सभी पैनलिस्ट से अब रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है सवाल पब्लिक का, और इस पे जनता में सीधे सवाल भेजती है। ठीक है, अब हम जनता के सवाल लेंगे, पब्लिक ने जो सवाल हमें भेजे हैं। ठीक है, प्लीज। हमारे पास बिहार से, हिमाचल प्रदेश से सवाल आए हैं। बिहार से अनुराग सिंह ने सवाल भेजा है और हिमाचल प्रदेश से ईला तोमर ने सवाल भेजे हैं। तो आइए पहले ये सवाल सुन लेते हैं और इसके बाद सीधे अपने पैनलिस्ट के पास हम लेकर चलेंगे। मेरा सवाल ये है कि आखिर तालिबानी कट्टरपंथ की तुलना इंडिया से कैसे हो सकती है? नमस्ते, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब बात कॉमन लॉ की आई तो उन्होंने अपना पाँव पीछे क्यों ले लिया? तो ये 2 सवाल रहमानी साहब सुने। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां, उसकी तालिबान से तुलना कैसे हो सकती है? रहमानी साहब। हाँ, ये सही सवाल है। पहले तो मैं वाजे कर दूं कि ना मुझे तालिबान से कोई हमदर्दी है और ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं अपने मुल्क और उस पर होने वाले जो इम्पैक्ट है सिर्फ उस हद तक खुद को कॉन्फाइंड रखूंगा, क्योंकि वही चिंता का विषय है। दूसरे, तालिबान से तुलना हम अपने देश की नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में एक माहौल पिछले चंद साल से बनाया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए 60,000 से ज्यादा कम्युनल राइट हमारे देश में 70 साल में हुए हैं, और ये सारे राइट या तो हिंदू मुस्लिम हुए, या हिंदू सिख हुए, या हिंदू ईसाई हुए, या हिंदू दलित और ओबीसी हुए। 70,000 कम्युनल राइट्स,
क्यों इसमें हिंदू कौम, और हिंदू नहीं होता, वो हिंदुत्वा होता है। तो ये हिंदुत्वा ने जो पॉलिटिसाइजेशन हिंदुइज्म का करके पूरे मुल्क को एक अजीब व गरीब सोच में डाल के सोसाइटी को डिवाइड किया है, उसको लेके जो चिंता है, तो जब तालिबान सामने आ गया तो लोगों ने उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। अदरवाइज भारत का कंपैरिजन नहीं है। भारत बहुत सारे मुल्कों से बहुत अच्छा देश है। यहाँ का हिंदू बहुत टॉलरेंट हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ का मुसलमान भी बहुत टॉलरेंट है। हम सबसे मिलके ही भारत बनता है। तो अगर कोई भी इज्म उसको तोड़ रहा है तो उसको अगर कोई, तो सर फिर आप खुलकर उन लोगों की निंदा क्यों नहीं करते हैं जो तालिबान के प्रति बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं देश में? वो बयान तो आपको भी पता होंगे शहजाद, जब बात हो रही है कि ठीक है आदर्शवादी माहौल की बात हो रही है, तो देश में जिन लोगों ने तालिबान के समर्थन में बयान दिए हैं उनकी खुलकर निंदा क्यों नहीं होती? कम से कम मैंने उनमें से किसी बयान को एंडोर्स नहीं किया। ठीक है शहजाद जी, पहले तो एक सेकेंड, अब हम अपने अपने मौके में बोले, मुझे लगता है इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, अगर ये कहते हैं मैं तालिबान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तालिबान का हमदर्द नहीं हूं, तो इनसे कहिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तालिबान के फेवर में बयान दिया था, क्या उसका खंडन करेंगे? दूसरी बात, इन्होंने देखिए तालिबान के गुनाहों को कम करने के लिए, उस पर लीपापोती करने के लिए बार बार हिंदू समुदाय को एक तरीके से घसीटना। क्या किसी ने भी बेल्ट बांधकर जय श्री राम बोलकर कोई बम से बिल्डिंग उड़ाई है? कोई ऐसा एक भी उदाहरण है? अल्लाह अकबर बोलकर कई बिल्डिंगें उड़ाई गई है। माफ कीजिएगा मीनाक्षी जी, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने हिंदुओं की बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान बाहुल है इराक, मुसलमान बाहुल है ईरान, मुसलमान बाहुल है सीरिया, मुसलमान बाहुल है अफगानिस्तान, मुसलमान बाहुल है लिबिया, मुसलमान बाहुल है मोरक्को, तमाम देश मुसलमान बाहुल है। वहां पर क्यों शांति नहीं है? मुसलमान बाहुल है पाकिस्तान, क्यों शांति नहीं है? वहां पर क्यों लोकतंत्र नहीं है? और जहां पर शांति है, मतलब भारत, मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आपका क्या रुख रहता है? आपको सवाल उठाना है भारत की जो सबसे शांति प्रिय कौम हिंदू कौम है उस पर। हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करके कहा था कि ये वे ऑफ लाइफ है, ये जीने का तरीका है। आज जब आप कहते हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद है, और इनका दोहरापन देखिए, वैसे तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु हर बार आतंकवाद को केवल हिंदुओं के साथ जोड़ने की इनकी इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई देती है? ये इनकी मानसिकता है कि किसी भी रिबटल का टाइम दिया जाए। अगर आप ठीक है, रहमानी जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अवस्थी जी के पास जाऊंगी। रहमानी जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, ये जो एक तो पहली बात ये कि मैंने जो कुछ कहा भारत के संदर्भ में कहा। जब भारत के संदर्भ में जवाब नहीं बन पड़ता है तो सारी दुनिया के देशों की बात करना फिर मुनासिब नहीं है। सर लेकिन प्रधानमंत्री आज भारत के संदर्भ में नहीं बोल रहे थे ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल रहे थे सर। का खंडन करेंगे सर। रहमानी सर, आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं आपको जो कह रही हूँ सुनिए। प्रधानमंत्री आज भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात कर रहे थे। लेकिन सवाल, अगर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात कर रहे थे तो आप उसको सिर्फ भारत के संदर्भ तक क्यों सीमित कर रहे हैं? आप इसको क्यों बोल रही हैं? आप हमारी पब्लिक का एक आदमी भारत मैंने एक सवाल पूछा, क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन करेंगे? तालिबान के समर्थन में दिए गए बयानों का क्या वो खंडन करेंगे? बिना शर्त में हमने जवाब दिया। मैंने ये कहा, अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में खुद आ रहे। मैंने कहा कि जस्टिस मैं आपसे पूछ रहा हूं, तस्लीम रहमानी, आपसे मैं दो सवाल पूछ रहा हूं। एक, क्या आप खंडन करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयानात का जिन्होंने समर्थन किया? और दूसरा, क्या आपके हिसाब से तालिबान जो महिलाओं के साथ करता है उसका खंडन करते हैं? अभी आप सबक पढ़ा रहे थे, अभी आप बीच में कूद पड़े। मैंने आपको सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब छोड़कर पूरे दुनिया के बारे में पीएचडी कर रहे हैं। कीजिए जिसका दूसरों को सबक पढ़ा। मैं आपसे सवाल का जवाब पूछ रहा हूं ना। देखिए, आप तो तालिबान के भी नुमाइंदे हैं, तो दूसरों को आप उसूल समझाएंगे। पीएफआई वाला एटीट्यूड है, ये तालिबान वाला हाथ काटने वाला एटीट्यूड है। मैं आपसे तालिबान पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन करते हैं तालिबान। सर अगर आप एक चर्चा में अपने साथी पैनलिस्ट के पॉइंट की अगर आप तालिबान से तुलना कर रहे हैं तो मुझे वाकई इस पर हैरानी हो रही है कि आपके लिए वाकई तालिबान का डेफिनेशन क्या है। वाकई आपके लिए तालिबान का डेफिनेशन क्या है, ये मुझे इस पर बड़ी हैरानी हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अवनीश अवस्थी जी, मेरे पास इस वक्त कुछ डेटा मौजूद है, मैं ये सारा डेटा अपने पैनलिस्ट के सामने भी, अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बहस बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव तक सीमित रह जाए। मैं इस बहस को एक बड़ी तस्वीर के रूप में रखना चाहती हूं और इसीलिए ये डेटा जो इस वक्त मेरे हाथ में, ये बहुत जरूरी है।
अवनीश जी, देखिए जो केसेस हैं अफगानिस्तान में आतंकवाद और कट्टरवाद से जुड़े हुए 2018 से लेकर 2021 तक 42,747 मौतें हुई हैं। 42,747 2018 से लेकर 2021 तक। और अगर साउथ एशिया में हम देखें तो 2018 से लेकर 2021 तक 47,612 मौतें हुई हैं। डरिए नहीं अमेरिका, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अफगानिस्तान को इसमें शामिल करके, यानी जो पूरे साउथ एशिया में। सर एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज, रहमानी साहब प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये साउथ एशिया में अगर 2018 से 2021 तक 47,612 मौतें हुई हैं और उसमें से अकेले अफगानिस्तान में 42,747 मौतें हुई हैं, तो यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में घटित हुआ है। और इसलिए अवनीश जी, आज न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि कट्टरवाद क्या आतंकवाद में तब्दील होता है इन द लॉन्ग रन, और क्या हमें उस पर मैच्योरिटी से बात करने की जरूरत है। नहीं, ये 2018 से 2021 रहमानी साहब सुन लीजिए ना, बाप रहमानी साहब भी बताइए ना, इसको बातें कीजिए। ये आपकी साहब ईमानदारी का तकाजा है कि आप बताएं कि 2018 से 2021 के बीच ईमानदारी का तकाजा मैं बताता हूं। जिम्मेदार कौन है? ईमानदारी का तकाजा ये है, बताइए। एक सेकंड सर, सुन लीजिए ना, सवाल लेकर गए तो सुन तो लीजिए। मैं आपके पास आ जाऊंगी, समय है अभी हमारे पास बातचीत के लिए, बाकी पैनलिस्ट भी बोलेंगे। ठीक है रहमानी साहब, अवस्थी जी कंप्लीट करिए। रहमानी साहब सुन लीजिए, ये जो पिछले 15 अगस्त के बाद से आज 17 सितंबर तक जो अफगानिस्तान के दृश्य आप देख रहे हैं, मैंने जिंदगी में यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को भय लगता है, किसी ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश में भय लगता है, एक शायर ने कहा अपने भाइयों से डर के या पता नहीं किससे। लेकिन भय मैंने अपनी आंखों से देखा जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज के पहियों से लटक करके भागना चाहता हो, जब कोई हवाई जहाज के भीतर कोई पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा भयानक दृश्य दिखाई देता हो, जमीन किस तरीके से हवाई जहाज के छत पर चढ़ करके लोग भाग जाना चाहते हो, भय ये होता है। अब आज जो हत्याएं हो रही हैं एक महीने में, वो अमेरिका कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है। इसको आप इस्लामोफोबिया कहते हैं। जो मर रहे हैं वो भी मुस्लिम है, जो मार रहे हैं वो भी मुस्लिम है। 3 साल के हिंदू नहीं मार रहा है, ये इन्होंने 3 साल के लिए 1 महीने के भी दिए, 1 महीने के भी दे दीजिए अगर है तो आपके पास। 15 अगस्त से लेके आज 17 तक 1 महीना 2 दिन के आंकड़े तो वो दीजिए। आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं, आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं सिर्फ। मेरे और आपके बीच का आप बताइए, आप नहीं है उसके साथ, आप मारने वालों के साथ है, माफ कीजिए आप मारने वालों के साथ है, आप लीड कर रहे हैं मारने वालों को, आप लीड कर रहे हैं मारने वालों को। इतना ना बड़ा पाकिए दामन की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा आप कपिल मिश्रा के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ खड़े। ठीक है, एक सेकंड, एक करके कंप्लीट करिए प्लीज। आप मारने वालों के साथ एक करके बात हो प्लीज, समय बर्बाद हो रहा है। देखिए कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, प्लीज सुन क्या अवनीश जी कंप्लीट करिए। आप इनका कीजिए लाइट डिटेक्ट, ये मारने वालों के साथ है, उनके साथ नहीं। रहमानी साहब प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सुन लीजिए, कंप्लीट करिए। रहमानी साहब सुनने का सब्र रखिए ना, आपने 60,000 इतना खुल के कहेंगे कि मैं मारने वालों के साथ रही हूं और मारने वालों को लीड कर रहे हैं, और इतना दामन को पार बताएंगे और फिर सब चुप बैठे सुनते रहे हैं ना। आप कर देखिए मीनाक्षी जी पता है दिल्ली राइट। ठीक है रहमानी साहब, देखिए मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी हो जाएगी सर। फिर प्लीज समझिए, मैं सभी मेहमानों को बोलने का बराबर मौका दे रही हूँ। मैं आपसे 3 या 4 बार सवाल पूछ चुकी हूँ सर, अब बाकी लोग भी तो बोलेंगे ना। सेकंड टाइम मैं अवनीश जी के पास आई हूँ, अब कंप्लीट करिए सर। स्वतंत्र भारत में जिन 60,000 दंगों का आपने जिक्र किया, उसमें से एक दंगा बता दीजिए जो हिंदू बहुल इलाकों में हुआ, जहां पर मुसलमान बहुत कम संख्या में रहते हो। आपने दंगे कहां होते हैं? अलीगढ़ में, मलियाना में, मेरठ में, भिवंडी में, यहां होते हैं ना, मुजफ्फरनगर में। एक दंगा बता दीजिए, कोई भारतवर्ष का एक भी मुसलमान जहां पर अगर बहुसंख्यक हिंदू हैं और कम मुसलमान हैं, वहां पर एक दंगा बता दीजिए आप। नहीं होता ना, नहीं होता। रहमानी साहब इस सच को स्वीकारना पड़ेगा। को मारने तो मुस्लिम इलाकों में, और आज भी हम उन मुसलमानों के साथ हैं जो मुसलमानों को मारने तो वही जाओगे जहां मुसलमान रहते हैं। रहमानी साहब सुन तो लीजिए ना, आप सुनने की सबूरी क्यों नहीं रखते? आप पहले यहाँ तो छोड़ दीजिए, आप सुनिए, पहले भारत में तो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में तो बाद में चले जाइएगा। जो मोहम्मद का नाम एक क्वेश्चन पेपर में लिखने पर हाथ काट देता है उस जोसेफ के,
आप उस संगठन से, आप उस कोयम्बटूर में है जहां पर बम रखे जाते हैं। आप ये बताइए कि पिछले 7 वर्षों में लगातार आप देखें, ना कोई वाराणसी हुआ, ना कोई जयपुर हुआ, ना दिल्ली का सरोजनी नगर हुआ, ना कोयम्बटूर हुआ, नहीं हुआ ना, लखनऊ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो कर रहे थे वो सरकार में आ गए, मतलब सरकार वाले कर रहे थे वो सरकार में आ गए। एक सेकेंड, तो रहमानी साहब, एक सेकेंड रहमानी साहब, सरकारें क्या कर रही थी? एक सेकेंड रहमानी साहब, सरकार को कौन चुनता है? मतलब उस समय की सरकार, एक सेकेंड रहमानी साहब, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? सरकार को कौन चुनता है? इस देश की जनता चुनती है ना। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस देश में, और घरों से निकलते हैं लोग, वोट डालने पहुंचते हैं। आप इस देश की जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको लगता है जनता मूर्ख है? सरकार को जो लोग चुन रहे हैं, आपको उनके बुद्धि विवेक पर भरोसा नहीं है। सारी जानकारी, सारा ज्ञान आपके पास ही है। ठीक है शाजिया, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर शोएब जमाई बोलेंगे उसके बाद। नहीं, मैं इनका ज्ञान ठीक कर रहा हूँ, ये जो गलत ज्ञान लगा रहे हैं। देखिए बेचारे तर्क तो है नहीं, वो तर्क में यकीन करते हैं, तो जब हार जाते हैं तो कुछ बदल देते हैं बात को, फिर उसका भी जब सवाल पूछा जाता है कि वो सरकारें क्या कर रही थी, तब कुछ और बोलते हैं। तो ये देखिए, ये क्योंकि पूरी तरह से इस वकड़ जाल में है, खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि इसी तरह की राजनीति जानते हैं, और बहुत ही गलीज और घटिया किस्म की राजनीति, जिसमें वे खुद भी डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं सबको। और इसमें कर क्या रहे हैं कि एक झूठा भय और खौफ दिखा रहे कि हो रहा है, माइनॉरिटी जो है बिल्कुल, इस्लाम खतरे में है, हम सब खतरे में, एक खौफ का साया है। ये कोई प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी नहीं है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बराबर से सबको आजादी देता है, और इस सरकार ने खास तौर से कि देश में खून का दरिया बहाना पड़ेगा। आप उस राजनीति में जिसके लीडर ये कहते हैं 3 दिन में। शोएब जमाई को चर्चा में लाइए प्लीज। शोएब जमाई, ठीक है, मैं शोएब जमाई, मेरा सवाल आपसे ये है, रहमानी साहब ने अपने बहुत सारे मुद्दे रखे सामने, लेकिन कई बार वो मुद्दे से इस कदर भटके हैं कि वो हमारे ही देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन शोएब जमाई, ठीक है शोएब जमाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में अगर कोई परेशानी है जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर, उसमें देश के भीतर चर्चा होगी, देश के हालातों पर यहाँ पर बात होगी। लेकिन जब बात अफगानिस्तान के रेफरेंस में हो रही है, जब बात तालिबान के रेफरेंस में हो रही है, उस तालिबान के रेफरेंस में जिसने बंदूक के दम पर वहां पर वापसी की है, वो तालिबान जो प्रोग्रेसिव विचारधारा का जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो तालिबान जिसको अलकायदा कांग्रेचुलेट कर रहा है, जिसकी सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान के लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब आप देश के भीतर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो क्या छवि बनती है? शोएब जमाई, ये देखिए, क्या छवि बनती है? चाहते हैं ये मुसलमानों के साथ अत्याचार चाहते हैं। ठीक है, प्लीज शोएब जमाई बोलिए। के दुश्मन ये है, ये हिंदू मुसलमान जानबूझ के चाहते हैं। रहमानी साहब प्लीज, शोएब जमाई बोलेंगे। ठीक है, एक सेकंड, चुप हो जाइए। रहमानी साहब का ऑडियो नीचे करिए, क्योंकि ये किसी को नहीं बोलने देंगे अदरवाइज। प्लीज, मैं आपसे कई बार से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब प्लीज शोएब जमाई बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, चूंकि हम लोग ग्लोबल फिनोमेना की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म की चर्चा कर रहे थे, तभी हमने एक बात कही कि चूंकि वर्ल्ड भी एक ग्लोबल फिनोमेना, जो 50 यूनिवर्सिटियों ने चर्चा की, वो भी एक ग्लोबल फिनोमेना की ही बात कर रहे थे। और मैं यकीनन इस बात को मानता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म सिर्फ बंदूक या गोली के दम पर नहीं होती, बल्कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो विचारों का भी है। जो लोग आकर के यहाँ पे चर्चाओं में सेलेक्टिव कंडेमनेशन करते हैं और फिर एक पक्ष को बचाने का काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल अनार्किस्ट की भूमिका निभाते हैं। एक बात तो मैं बता दूं कि बेशक इस्लाम की मूल धारणा में इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस ये है, बिल्कुल है, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। और लेकिन यहाँ से अभी शाजिया इल्मी साहिबा एक बात मुझ पर कटाक्ष करके कह रही थी कि भाई ये मुसलमानों को एक बैड लाइट में ले जाते हैं या हिंदुइज्म पे सवाल। मैडम, मैं हिंदुइज्म पे सवाल नहीं किया, मैंने एक पक्ष जिसके बारे में खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आताताई उन लोगों को कहा जिनको आतंकवादी भी मानते हैं, तो हमने उस पक्ष की चर्चा की जो वो सैफरॉन ब्रिगेड जिसको कहा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी से हमने सवाल पूछे तो आपने कहा हिंदू से सवाल पूछ रहे हो। मैडम, हिंदू नहीं,
ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी ये भी हिंदू है। आपने तो कल की पीठ में धीश्वर उनके जो ये महाराज जी हैं उनको भी यहाँ से नकली हिंदू ठहरा दिया। जो देश कर गए वो उस दिन डिबेट में हमारे साथ थे, राजीव जी, उनको भी नकली हिंदू ठहरा दिया। तो आपके लिए नहीं, भाई साहब ये नहीं कह रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप अभी इस दुनिया में आप घुसे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरे भाई बिल्कुल पर भाई वो गलत भाई है, ठीक है, या फिर कोई टेररिज्म, आप क्या ठीक है। शोएब जमई जो सवाल उठा रहे हैं, एक सेकंड, झूठ को बोलना, शोएब जो सवाल उठा रहे हैं, खिलाफ अत्याचार हो रहा है और ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। जब संतों को पालघर में शोएब जो सवाल उठा रहे हैं, शाजिया, ठीक है शाजिया, मैं एक सवाल में शाजिया मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। मेरा सवाल शाजिया आपसे ये है, एक सेकंड प्लीज, शोएब आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, शोएब आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड शाजिया, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ठीक है शाजिया, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब तालिबान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड सर सुनिए, शोएब साहब रुकिए एक सेकंड, शोएब साहब एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए सर, शोएब साहब प्लीज रुक जाइए एक सेकंड, देखिए मेरे पास समय लिमिटेड है, प्लीज शाजिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम तालिबान को लेकर बात कर रहे हैं, एक दौर की बातचीत तालिबान के साथ हुई है, एक सेकेंड शाजिया, जब तालिबान को लेकर बातचीत हो रही है और एक जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है, मुझे बोलने तो दिया नहीं जा रहा है, तमीज तो देखिए लोगों का, अभी चुप है ना वो, ठीक है शाजिया, तालिबान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कट्टरवाद का जब जिक्र हो रहा है और तालिबान के साथ एक दौर की बातचीत सरकार ने बाहर की है, अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसे लेकर एक चिंता और एक सवाल सबके जहन में है कि जिस संगठन को लेकर लगातार देश चिंता में रहा है कि उनके वहां होने से हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, अब कल को जब उनके साथ ही हम बातचीत की टेबल में होंगे और क्या हम उन्हें मान्यता देंगे या हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को अपना इंटरेस्ट पूरी तरह से गार्ड करना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर कुछ फैसला लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे सिख भाई वहां हैं, बहुत सारे इंडियंस अभी भी वहां हैं, हमें पूरी तरह से मजबूती के साथ और एक्सपोज करके और ग्लोबल फोरम पे अपनी बात रखकर एंटी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस टू एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ पूरी बात रखनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी डर कर या किसी को कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, और हमें डिप्लोमेटिकली भी बहुत ही सहनशीलता के साथ इस बहुत ही नाजुक टाइम में, आप चुप रहिए, नहीं आपसे नहीं पूछ रही थी, आप मैं जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है शाजिया कंप्लीट करने में आऊंगी शोएब आपके पास, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी कि भाई साहब हिंदुओं के बारे में गलत कह रहे हैं, पर ये पूरा प्रोपेगेंडा के एहसास कमतरी में रखना मुसलमानों को कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है भेदभाव, ये मैं कह रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, सियासी है और ये बहुत गलत है, क्योंकि ये सच नहीं है कि ये हिंदू पे सवाल उठाते हैं। जब मैं ये जंतर मंतर पे और ये सब जो महापंचायतें करके मुसलमानों के नरसंहार का कॉल दे रहे थे अभी हरियाणा में, और ये जंतर मंतर में जो कुछ हुआ तो मैंने सवाल उठाया तो ये हिंदू पे सवाल उठा दिया, यानी आप मानते हैं कि सारे हिंदू इस तरह के। सर देखिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बात यहाँ पर कट्टरवाद की हो रही है, आतंकवाद की हो रही है, उसे धर्म विशेष के चश्मे से देखना सब बंद करें और एक बड़ी तस्वीर की हम बात करें। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। शहजाद बोलेंगे, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार हमारे साथ सभी पैनलिस्ट इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। आपके सवाल भी हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे तहसीन पुनावाला आपके पास माफ कीजिए शहजाद आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए शहजाद, यहाँ पर बड़ी तस्वीर जिसकी बार बार मैं बात कर रही हूँ शहजाद, सवाल ये उठता है कि आज ही एक और बड़ी घटना हुई है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम लौट जाती है क्योंकि उन्हें डर है अपनी जान को लेकर, और ये वही पाकिस्तान है जहां पर इमरान खान अभी सत्ता में है। वो इमरान खान जो ताउम्र लंदन में रहे, पढ़े लिखे, घूमे फिरे, उन्होंने अपनी जिंदगी उस तरह से बिताई, लेकिन जब खुद वो सत्ता में आए तो वो फिर कट्टरपंथ के आगे झुक गए। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कट्टरपंथ आपको कहां लेकर जाता है, इसे खुले मन से, खुली आंखों से देखने और समझने की जरूरत है। इससे पहले श्रीलंका टीम भी वापस जा चुकी है।
बिल्कुल, देखिए ऊपर से, एक सेकेंड, अब मेरी बारी है, ये बीच में कौन बोल पड़ रहा है? बोलिए शहजाद। देखिए, केवल ऊपर से आधुनिकता का लिबास पहनने से अंदर वाली जो सोच है, केवल ऊपर से आधुनिकता वाला लिबास पहनने से अंदरूनी सोच जो है वो बदलती नहीं है। ये मामला इमरान खान के लिए भी है और यहाँ पर कुछ बैठे लोगों के लिए भी है। मेरा केवल एक सवाल है, मीनाक्षी जी, यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदुओं को नहीं कहा जा रहा है, सैफरन ब्रिगेड को कहा जा रहा है। कितने आरएसएस के लोग कंधे पर ये AK-47 या रॉकेट लॉन्चर लेकर भाग रहे तस्लीम रहमानी के पीछे? अगर भाग रहे होते अवनीश जी रॉकेट लॉन्चर लेकर, तो क्या ये डिबेट में बैठे होते या पहिए पर लटक कर जा रहे होते? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना ही इस्लामोफोबिक देश है भारत, तो क्यों आप CAA में वकालत करते हैं अमेंडमेंट करके वहां के बाहर के मुसलमानों को बुलाने की? सवाल तो सुन लीजिए पूरा। देखिए मीनाक्षी जी, इनकी दिक्कत यह है, मुझे 15 सेकंड भी बोलने शोएब जमाई प्लीज, अभी आपके पास शोएब जमाई, आप अपने समय में आप पूरा बोल चुके हैं। दूसरे मुसलमान शहजाद बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज मैं केवल इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, प्लीज मैं अपना एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। मैं देखिए मीनाक्षी जी प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। शोएब जमाई प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज शोएब प्लीज रुकिए, आप अपने समय में बोल चुके हैं। AK-47 चलाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास समय कम है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूं। AK-47 जो चलाते हैं बरादर, ये गलत है। हाँ जी, हाँ, अब मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं केवल देखिए मीनाक्षी जी, इनका फेडर डाउन कीजिए वरना ये बोलने नहीं देंगे। ये बचपन से इनकी आदत है असहिष्णु बनने की। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर यहां पर मुसलमानों का जीना इतना हराम करके रखा है ये हिंदुत्ववादियों ने, तो आप यहां पर CAA में वकालत क्यों करते हैं प्रोविजन लाने की, जिससे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान यहां आए? इसका जवाब दे दीजिए। ये तो बहुत खराब मुल्क है, तो मत बुलाइए और मुसलमानों को। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बार बार जिस बात का जिक्र हम पूरे डिबेट में करते रहे वो यही है कि जब बात कट्टरवाद की हो रही है तो उसे बड़े तस्वीर के तौर पर सबको देखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं अगर अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से देखी जा रही हैं, और अगर उस पर अगर मगर के साथ हमारे देश के भीतर बात हो रही है, तो सभी को इस पर सोचने और विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात और हिंदुस्तान की कभी तुलना हो नहीं सकती। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।